हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 3 जिसका नाम है बदलती हुई पृथ्वी। अब देखो, बदलती हुई पृथ्वी मतलब पृथ्वी कैसे बदलती है। जैसे पृथ्वी जो है वो बदलती है का इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी बदल रही है। मतलब पृथ्वी में कुछ कभी कभी संरचना परिवर्तन होता है, उसे हम बदलती पृथ्वी कहेंगे। देखिए, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलीय मंडल प्लेट कहते हैं। स्थल मंडल पता है ना, जिस पर हम निवास करते हैं, जिस पर हम रहते हैं, भूपर्पटी। पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उसे हम भूपर्पटी कहेंगे और इसे ही हम स्थल मंडल कहेंगे। और स्थल मंडल अनेक प्लेटों से बना हुआ है, जिसे हम जैसे नाजका प्लेट हो गया, गोंडवाना लैंड हो गया और बहुत सारी प्लेटें होती हैं। यह आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो प्लेट होती है वो हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। देखो क्या होता है कि ये हमारी पृथ्वी है। जो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है ये जो है इस तरह वृत्तीय आकार में घूमता रहता है। तो जैसे ये वृत्तीय आकार में ये घूमता रहता है तो पृथ्वी की जो संरचना होती है उसमें कुछ परिवर्तन होता है और प्लेट थोड़ा सा कुछ गति करती रहती है। यहाँ से कुछ गति यहाँ की इधर की, थोड़ा इधर की, मतलब थोड़ा थोड़ा ये गति करती रहती है प्लेट। किसके कारण? जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है उसके कारण गति होती है। ठीक, मैग्मा के कारण गति होती है। ठीक है, प्लेटों की। क्या होता है कि ये जो हमारी पृथ्वी है, ठीक, पृथ्वी क्या होती है, ये जो प्लेट होती है अंदर वृत्तीय मार्ग में घूमती रहती है। अब जब ये घूमेगी तो प्लेट की गति होगी। तो जब प्लेट की गति अचानक थोड़ी होगी, जैसे देखो अगर हम इस मार्कर को घुमा रहे हैं तो ये तो अपने आप नहीं घूम रहा ना, ये जो हमारा हाथ है इसका बल लग रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो प्लेटों की गति हो रही है ना, तो प्लेटों की गति सीधे नहीं हो रही, इसमें बल काम कर रहा है। तो प्लेटों की गति में गति के लिए बल काम करता है। ठीक है, बल काम करता है और बल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक जो पृथ्वी के अंदर लगता है, एक पृथ्वी के अंदर लगेगा बल और एक पृथ्वी के बाहर लगेगा। ठीक, तो ये जो पृथ्वी के अंदर से देखो, जब अंदर से बल लगेगा बाहर की ओर और एक बाहर से लगेगा अंदर की ओर, तो इसे हम मतलब बाहर वाला बल कहेंगे और इससे हम अंदर वाला बल कहेंगे। याद रहेगा, पृथ्वी पर दो बल लगते हैं जिसके कारण प्लेटों की गति होती है। तो प्लेटों की गति किस कारण होती है? पृथ्वी पर बल लगने के कारण। तो कौन से बल लगते हैं? एक पृथ्वी के अंदर लगता है बल और एक पृथ्वी के बाहर लगता है, जिससे पृथ्वी की जो संरचना होती है उसमें परिवर्तन आता है। देखो, पृथ्वी के अंदर जो बल लगता है उसे हम अंतर्जनित बल कहेंगे और जो पृथ्वी के बाहर बल लगेगा उसे हम बहिर्जनिक बल कहेंगे। ठीक, बाहर से बहिर्जनिक और अंदर से अंतर्जनित। तो देखो, अंदर से कौन से बल लगते हैं? तो अंदर से जो बल लगता है वो ज्वालामुखी और एक हुआ भूकंप। देखो क्या हुआ कि जब ज्वालामुखी अंदर से बाहर की ओर आता है कि नहीं आता, जैसे हमने दूसरे अध्याय में बताया है, तो जो ज्वालामुखी होता है वो अंदर से बाहर की ओर जाता है। तो जब अंदर से बाहर की ओर जाएगा तो यहाँ से पर्वतों का निर्माण होगा या फिर अग्नेय शैलों का निर्माण होगा। तो यानी कि जो पृथ्वी की संरचना इस तरह थी, तो जब यहाँ से ज्वालामुखी अंदर गया तो पृथ्वी की संरचना इस तरह हो गई। तो मतलब कि इसमें परिवर्तन आया, पृथ्वी का आकार बदला, पृथ्वी में परिवर्तन आया कुछ, उसके मतलब जो रूप है उसमें पर्वतों का निर्माण हो गया। किसके कारण? ज्वालामुखी के कारण। अब मान लो भूकंप आया, तो जैसे ही पृथ्वी इस तरह थी तो भूकंप आया तो ये कुछ हले, मतलब कि यहाँ से दरार आ गई। जब भूकंप आया तो भूकंप किस तरह आता है? एक आकाश अंतर्जनित बल होता है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि पृथ्वी के अंदर कौन सा बल, मतलब कि जो ज्वालामुखी और भूकंप होता है ये कौन से बल होते हैं? तो ये अंतर्जनित बल होते हैं जो पृथ्वी के अंदर लगते हैं। पहली बात, जब पृथ्वी के अंदर लगेंगे तो ये अंदर से बाहर की ओर जाएंगे, तो इस तरह से पर्वत का निर्माण होगा। तो ये ज्वालामुखी बना, ज्वालामुखी से पर्वत बना। ठीक, और पृथ्वी की संरचना में कुछ परिवर्तन आया। और जब भूकंप लगेगा तो जब भूकंप लगेगा तो देखो दरार आ जाएगी ना। जब दरार आएगी तो पृथ्वी की संरचना में कुछ तो परिवर्तन होगा। तो ये इस तरह से अंतर्जनित बल के कारण ज्वालामुखी में और भूकंप से परिवर्तन होता है। और कुछ बहिर्जनिक बल होते हैं, जैसे देखो
बहिर्जनिक बल में बाढ़ आ गया, बाढ़ आ जाएगा, तो जब बाढ़ आएगा तो सीधे गांव के गांव, शहर के शहर बह जाते हैं, ढह जाते हैं, तो वहाँ कुछ अवसंरचना में परिवर्तन आ जाता है कि नहीं आ जाता, ये बताओ। आ जाता है ना। जैसे मान लो तूफान आ गया, पवन आ गई, ये तूफान आ गया, जब तूफान आता है तो बहुत सारे चीज़ बह जाते हैं कि नहीं बह जाते। तूफान आता है तो पेड़ गिर जाएंगे या फिर कुछ हो जाएगा, तो तूफान के कारण भी बहुत नुकसान होता है। तो ये भी एक बल है, क्योंकि ये तूफान पवन ठीक बाहर से आता, अंदर से तो नहीं आता ना पृथ्वी के। तो जो बाढ़ होती है नदी से आता है, तो यहाँ से लिख सकते हो कि नदी। ठीक। अब जैसे सुनामी हो गई, सुनामी समुद्र में आती है, लेकिन चक्रवात, एक चक्रवात भी हो गया, तो ये हमारे हुए बहिर्जनिक बल। बाढ़ मतलब कि ये याद रखना कि जो बाहर से पृथ्वी पर नुकसान पहुंचाए, पृथ्वी की स्थलाकृति को बदलने का प्रयास करे, उसे हम बहिर्जनिक बल, और जो अंदर से पृथ्वी को बदलने का प्रयास करे उसे हम अंतर्जनिक बल कहेंगे। याद रहेगा। ज्वालामुखी भूकंप अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, लेकिन जो बहिर्जनिक बल होता है जिससे बाढ़ आएगी, तो बाढ़ तो पृथ्वी के स्थल भूपरपट्टी पर रहती है कि नहीं रहती है। हमेशा बाढ़ जहाँ हम लोग निवास करते हैं वहाँ आती है ना। सुनामी समुद्र पे आती है, तो समुद्र भूपरपट्टी पे है कि नहीं है। और फिर अगर हम बात करें तूफान की, तो तूफान कहाँ आता है, जहाँ हम लोग निवास करते हैं। पेड़ को गिरा देगा या फिर घर को उड़ा देगा, कुछ भी कर देगा। और बचा क्या, चक्रवात। तो चक्रवात वहीं आता है, जैसे मान लो सुनामी चक्रवात सेम है। कुछ चक्रवात भी समुद्र के तटों पर आते हैं, जैसे गोवा पर हो गया, विशाखापट्टनम पर होगा, यहाँ चक्रवात होते हैं। ठीक है। तो ये हमने पीछे अभी बात करा ना कि ज्वालामुखी और भूकंप, तो पहले हम समझ लेते हैं कि ज्वालामुखी होता क्या है। ठीक है। देखो, ज्वालामुखी क्या होता है कि भूपरपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। तो भूपरपट्टी पर ठीक खुला हुआ ऐसा छिद्र, खुला हुआ ऐसा छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ठीक है। छिद्र जिससे पिघला हुआ पदार्थ अचानक निकलते हैं। भूपरपट्टी, देखो ये ज्वालामुखी हो, भूपरपट्टी पर खुला हुआ एक ऐसा छिद्र जिससे पिघला हुआ पदार्थ अचानक निकलते हैं। ठीक है। जिससे पिघला हुआ पदार्थ अचानक निकलते हैं। देखो कैसे होता है, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। ठीक। देखो कैसे होता है, यानी कि ये देखो मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है जिसे हम मेंटल कहेंगे, मतलब ये बीच वाला हिस्सा। ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये भूपरपट्टी हो गई। तो पृथ्वी को हमने 3 पार्टों में बांटा था। सबसे ऊपरी भाग भूपरपट्टी कहलाता था, बीच वाला मेंटल, और नीचे बीच वाला, देखो पहला परत भूपरपट्टी, दूसरी मेंटल और थर्ड वाली कोर। ठीक। क्या होता है कि जब पृथ्वी पर अचानक ये ज्वालामुखी आते कैसे, ये समझो कि ज्वालामुखी तो ठीक है कि ये एक भूपरपट्टी पर खुला हुआ एक ऐसा छिद्र है जिससे पिघला हुआ पदार्थ अचानक निकलता। तो यानी कि ये खुला हुआ छिद्र बनता कैसे, पृथ्वी तो हमारी इस तरह थी, तो यहाँ से तो ये पूरा पैक है, तो छिद्र कैसे हो गया। तो देखो क्या होता है कि जो पृथ्वी होती है वो अंदर से बहुत गर्म होती है। ठीक। अंदर बहुत गर्म होते हैं, अंदर जो होता है बहुत गर्म होता है, याद रखना। ठीक। अच्छे समझना, समझ में आ जाएगा। अंदर से बहुत गर्म होता है, इस तरह लावा एकदम। अगर कुछ चीज़ यहाँ समझो, जो लोहा होता है, लोहा देखो ना कितना कठोर होता है, वो लोहा जो होता है वो पानी की तरह बहता है। समझो कि वहाँ कितना गर्म होगा, यानी कि जो लोहा होता है वो एकदम पानी की तरह बहता है पृथ्वी के अंदर। ठीक। तो जब पृथ्वी के अंदर एकदम पानी की तरह बैठा, अब क्या हुआ कि जब ये लोहा होता है, मतलब ये मान लो लोहा नहीं, लावा, ये जो लावा होता है वो गर्म होता है। ठीक। गर्म तरल पदार्थ है, गर्म तरल पदार्थ होता है लावा। ठीक। अब देखो क्या होता है कि अब हमने बताया ना कि पृथ्वी पर अंतर्जात बल लगते हैं, मतलब पृथ्वी पर एक बल लगता है जिसे हम अंतर्जनित बल कहेंगे। मतलब अंदर से बाहर की ओर पृथ्वी की स्थलाकृति को क्या बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए, बदलने के लिए एक अंदर से बल लगता है जो पृथ्वी के जो मटेरियल है उसको बाहर करता है। ठीक। तो यानी कि पृथ्वी पर कौन सा बल लगता है, एक अंतर्जनित बल लगता है। देखना यहाँ से अंतर्जनित बल लगता है। ठीक। ये बल लगता है। तो जब ये बल लगता है तो ये जो मैग्मा है
तो ये इस तरह ऊपर की ओर उठता है, ठीक, ये ऊपर की ओर उठता है। तो देखो क्या हुआ कि यहाँ से गया, पृथ्वी थोड़ी कठोर थी, पतली परत नहीं थी तो नहीं टूटा। फिर यहाँ देखा, पूरा फोर्स लगा, फिर पूरा फोर्स लगा, देखा अचानक इधर एक फोर्स, यानी कि इधर पतली परत हो चुकी थी। पतली परत किस कारण? अपर्दन के कारण, तो यानी कि जो भूपर पट्टी है उसकी जो परत थी वो कमज़ोर हो चुकी थी। तो यहाँ से पूरा अंतर्जनित बल लगाया। यहाँ से ध्यान से समझना, अंतर्जनित बल जो था, यहाँ से पृथ्वी की जो अंदर बल काम करता है ना, वो यहाँ से बल लगाया। तो जैसे ही बल लगाया तो एक दायरे इनके, देखो जैसे अगर पेप्सी की जो बॉटल होगी, अगर तुम जैसे जिसमें फैन झाँक आता है उसमें इस तरह फेंटोगे और एक दायरे इनकी अगर ढक्की खोल दोगे तो जो पेप्सी होगी ऊपर की उठ जाएगी कि ना उठ जाएगी? आधी गिर जाती है कि नहीं गिर जाती? पूरी ऊपर गिर जाएगी। तो उसी प्रकार कारण क्या हुआ, वो दाब अंदर हो गया। जब तुमने इस तरह किया, बहुत हलाया उसको, तो दाब उसका अंदर हो गया। दाब हुआ तो जैसे ही तुमने उसको थोड़ा सा जगह दी तो वो एकदम उफान मार के बाहर आ गया। तो उसी प्रकार क्या होगा कि जैसे यहाँ से पूरा बल लगा के इधर तोड़ने का प्रयास किया, नहीं टूटा, इधर तोड़ने का प्रयास किया, नहीं टूटा, इधर तोड़ने का प्रयास किया तो ये जैसे टूट गया, तो इस तरह ऊपर उठ जाएगा, इस तरह, ठीक। तो इस तरह जो लावा हो गए पृथ्वी से ऊपर उठ जाएगी, ठीक। तो यानी कि ये जो हमारी पृथ्वी हो गई और यहाँ से ये लावा ऊपर उठ गया इस तरह। तो जब ये ऊपर उठा तो ये इस तरह यहाँ से खुला छिद्र हो गया। तो यानी कि अब यहाँ से देखो, जब बॉटल की ऊपर की जो ढक्की होती है, कैप होती है, उसको हटा दोगे तो वो जगह हो जाएगी ना, कि ना हो जाएगी? तो मतलब कि बॉटल पर जगह हो जाएगी, मतलब वहाँ से आज तुम निकाल सकते हो पेप्सी। उसी प्रकार जब ये लावा बाहर निकलेगा तो यहाँ जगह हो जाएगी ना, जगह हो जाएगी। जब जगह होगी तो अब यहाँ से परमानेंट लावा निकलेगा, यानी कि जो मैग्मा होगा ये लावा यहाँ से निकल के यहाँ से बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार हमने बताया था कि अग्नेय शैल बनता है। तो समझ में आया कि ज्वालामुखी कैसे बनता है? तो ज्वालामुखी इसके अंतर्जनित बल के कारण बनता है, ये होगा, ठीक है। अब देखो इसी से इसको हम जो छिद्र होता है, उसे हम क्रेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रेटर। इससे धूल भी निकलते हैं बहुत, ठीक, इससे धूल भी निकलते हैं और गैस राख भी। अब देखो यहाँ से जब कुछ बाहर से अंदर की, मतलब अंदर से बाहर की ओर जाएगा तो वहाँ से तो हवा निकलेगी कि ना निकलेगी, और राख कचरा तो निकलेगा। तो या अब भाई देखो आग है, आग से जब कुछ चीज़ निकालोगे तो राख तो हो जाएगी ना। तो यहाँ से क्या निकलेगी? गैस और राख, ठीक। तो गैस राख, जो ज्वालामुखी का छिद्र होता है उसे हम क्रेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रेटर, ठीक। और ये जो हुआ हमारा, ये जो जा रहा है तो ये क्या हुआ? लावा। अब हम देखेंगे भूकंप के बारे में। देखो क्या होता है कि जो स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। जब स्थल मंडलीय प्लेट जो होती हैं वो गति करेंगी तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होगा। जब पृथ्वी की सतह पर कंपन होगा तो उसे हम भूकंप कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम भूकंप कहते हैं, ठीक। देखो ये मान लो ये प्लेट हुआ और ये एक प्लेट हुआ, ठीक। जब ये दोनों गति करेंगी तो ये प्लेट इधर जाएगी, ये प्लेट इधर जाएगी, ठीक, जाएगी। देखो जब ये प्लेट और ये प्लेट इधर जाएगी, ये प्लेट इधर जाएगी। तो जब ये प्लेट इधर जाएगी और ये प्लेट इधर जाएगी तो क्या इधर नहीं टकराएंगी? तो जब ये आपस में इन दोनों जब यहाँ पास टकराएंगी, कहाँ पास? यहाँ पास। तो जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराएंगी तो यहाँ से झटका, जब देखो जब कोई दो चीज़ टकराती हैं तो आप झटका लगता है कि नहीं लगता? जब कोई चीज़ टकराती है तो झटका लगता है। तो जैसे ही जब पृथ्वी पर दो प्लेटें टकराती हैं तो वहाँ झटका लगता है, तो उसे हम भूकंप का नाम दे देते हैं। तो भूकंप समझ में आया किसे कहते हैं? जो पृथ्वी होती हैं उनकी जो प्लेट होती है, प्लेटों की आपस में जैसे ही प्लेट टकराती हैं और जहाँ टकराती हैं उसे हम भूकंप का नाम देते हैं। जैसे देखो ये प्लेट और ये प्लेट ये इतनी डिस्टेंस पर थी, तो ये प्लेट और ये प्लेट इस तरह जा रही थी और ये प्लेट इस तरफ गति कर रही थी। तो अब कहीं पास तो मिलेंगी, तो ये प्लेट और ये प्लेट जब मिल गई तो यहाँ टकरा गई। तो जहाँ टकराई तो उससे जहाँ कंपन हुआ, तो जहाँ कंपन हुआ तो उसे हम भूकंप कह दिए। तो देखो तो यहाँ पास टकराई ना, वो जो प्लेट होती है यहाँ पास टकराई, तो कहाँ पास टकराई? यहाँ। तो इसे हम क्या कहेंगे? उद्गम केंद्र कहेंगे। तो उद्गम केंद्र कहाँ कहेंगे? जहाँ प्लेट टकराएंगी उससे हम उद्गम केंद्र कहेंगे। और जो आसपास के जो इलाका है यहाँ,
तो यहाँ आसपास के इलाकों के क्या हम कहेंगे, अधिकेंद्र कहेंगे। ठीक, तो जहाँ मेन जगह टकराएंगी भूकंप की जो प्लेट होती हैं, वो जहाँ जगह टकराएंगी, यहाँ फिर ये समझ लो कि जहाँ से भूकंप उत्पन्न होगा तो वो क्या कहलाएगा, उद्गम केंद्र कहलाएगा, और उसके आसपास का जो केंद्र होगा वो अधिकेंद्र कहलाएगा। ठीक है, अगर भूकंप सबसे ज़्यादा कहाँ पास होगा, तो भूकंप जो होगा वो अधिकेंद्र के पास होगा। देखो, जब प्लेट यहाँ और यहाँ पास टकराई तो सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ होगा, तो सबसे ज़्यादा भूकंप इस क्षेत्र में होगा कि ना होगा। ठीक, और जैसे अगर हम इससे दूरी जाएंगे तो यहाँ भूकंप कम होता जाएगा, यहाँ भूकंप कम होता जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक किस इलाके पर होगा, इस इलाके पर होगा। तो सबसे ज़्यादा हानि कहाँ होगी, तो सबसे ज़्यादा हानि अधिकेंद्र के पास होगी। और जैसे जैसे हम दूरी जाते जाएंगे, यहाँ तो भूकंप का झटका नहीं महसूस होगा, यहाँ भूकंप नहीं लगेगा, तो भूकंप कहाँ लगेगा, सबसे ज़्यादा जहाँ टकराएंगी। और जैसे हम इसके दूर जाएंगे तो भूकंप की दूरी कम होती जाएगी। समझ में आया। तो भूकंप और कुछ नहीं है, बस दो प्लेटों के टकराव का एक, जब दो प्लेटें टकराती हैं तो उनका जो कंपन होता है उसे हम भूकंप कहेंगे। इस प्रकार भूकंप खत्म। भूकंपी तरंगे किससे कहेंगे, देखो जब दो प्लेटें टकराएंगी, यहाँ पास टकराएं, तो जब कोई टकराएगा तो वहाँ से कंपन तो उत्पन्न होगा ना, तो जो कंपन होगा उसे हम तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंगे भी कहते हैं। जो कंपन होगा तो उसे तो हम भूकंप का नाम दे दिए, लेकिन उससे कुछ उत्पन्न होगा ना, तो जो उत्पन्न होगा, जो मतलब कि जो कंपन होगा तो तरंगों के कारण होगा, तो उसे हम भूकंपी तरंगे कहेंगे। भूकंपी तरंगे तीन प्रकार की हो सकती हैं। पहला है पी तरंग, दूसरा है यस तरंग और तीसरा है एल तरंग। जो पी तरंग होती है उसे हम अनुदैर्ध्य तरंग भी कहेंगे, और जो यस तरंग होती है उसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहेंगे, और जो यल तरंग होती है उसे हम पृष्ठीय तरंगे भी कहेंगे। तो ये भूकंपी तरंगों का प्रकार आप समझ लीजिएगा, बस पी और यस और एल। ठीक, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, इनके बारे में डिटेल से हम अगली अध्याय में या फिर अगली क्लास में समझेंगे। आप अभी बस इतना ही समझिए, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग और पृष्ठीय तरंग। ठीक, यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। देखो, अब भूकंप एक जानते हो कि एक बहुत ही आपदाग्रस्त चीज़ है। अगर भूकंप आ गया तो बहुत सी हानि होती है, लेकिन अब इसकी भविष्यवाणी तो संभव नहीं है कि आखिर ये प्लेटें कब टकराएंगी और कब आपस में आएंगी। ठीक है, लेकिन स्थानीय लोग कुछ समान तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना और सांपों का धरातल पर आना। देखो क्या होता है कि भूकंप की तो हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि भूकंप कब आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जहाँ भूकंप आता है तो जो वहाँ के लोग होते हैं, जैसे एक बार भूकंप आया, जो कुछ हलचल हुई होगी तो वो अगले भूकंप पर, जैसे देखो एक बार तुमने कोई गलती कर दी तो दोबारा वो गलती नहीं करोगी क्योंकि तुम जान गए हो। तो उसी प्रकार जैसे भूकंप आता है, पहली बार भूकंप आया तो जो हलचल हुई होंगी उनको वहाँ के जो स्थानीय निवासी नोट कर लिए होंगे या समझ लिए होंगे, यानी कि जब इसी प्रकार की जब दूसरी बार हलचल होगी तो वो सचेत हो जाएंगे। तो देखो हम भूकंप का अनुमान कैसे लगा सकते हैं, जैसे जानवरों के द्वारा, जानवर थोड़ा अजीब अजीब से व्यवहार करने लगेंगे। जो सांप होंगे वो धरातल पर आ जाएंगे, मतलब धरती के नीचे से निकल के बाहर आ जाएंगे, और जो मछलियाँ होंगी वो पानी से उफान मारने लगेंगी, मतलब पानी से ऊपर आने लगेंगी। तो ये कुछ तरीकों के कारण हम समझ सकते हैं कि भूकंप आ सकता है। वैसे भूकंप को तीव्रता को मापने का फिर कई पैमाना है, स्केल। ये भूकंप मापने का पैमाना। ठीक, रिक्टर स्केल जो है ये भूकंप मापने का पैमाना है।